स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक वर्मा जो कि एक लॉ स्टूडेंट हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से पीआईएल को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए और आखिर पीआईएल होती क्या है। इन सारे इश्यूज पे भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो रेडी अभिषेक? यस सर। ग्रेट। मैं व्हाइट बोर्ड अपना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ सके सभी को। ओके सर। So basically what is a PIL? It is public interest litigation. Yes, जो शब्द है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये खुद में ही सब कुछ क्लियर कर दे रहा है कि आखिर व्हाट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि एक लिटिगेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर जो लिटिगेशन है ये क्या होता है? एनी आइडिया? सर वही कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उसी को नॉर्मली लिटिगेशन कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं। एग्जैक्टली जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वही लिटिगेशन कहा जाता है। जैसे कि एक साइड में एक लॉयर खड़े हो गए, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपने आर्गुमेंट्स रखे जज साहब के सामने, फिर जज साहब दूसरी पार्टी को परमिट करते हैं कि अब आप अपने आर्गुमेंट्स या अपने आर्ग्यूमेंट्स रखिए। धीरे धीरे करके सारा डिस्कशन या फिर ट्रायल चलता है, आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं और उसके बाद एक डिसीजन पे आ करके वहां पे लिटिगेशन प्रोसीडिंग क्लोज हो जाती है। सॉर्टेड? यस सर। ग्रेट। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या हुआ कि ऐसा लिटिगेशन या फिर ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स दैट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। सर यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे अब इसमें समझने वाला ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है। पब्लिक का मतलब क्या है, अगर हम ये जान जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। जैसे हमारे देश में एक पब्लिक ऐसी भी है जो कहती है कि वीड को लीगलाइज करा देना चाहिए। एक पब्लिक ऐसी है जो प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करा देना चाहिए कहती है। एक पब्लिक ऐसी है जो कहती है कि मुझे घर दिलवा दो, मैं रोड पे रहता हूँ, मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे को खाने को नहीं है, मेरे को सोने को नहीं है, ये सुविधाएं दे दी जाएं। ये भी पब्लिक इंटरेस्ट है। अब यहाँ पब्लिक को अगर हमें डिफाइन करना हो तो जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू इंडिया में, इसका ओरिजिन यूएस का ही है। जब वहां पे रेसिज्म चलता था कि व्हाइट्स और ब्लैक्स में डिस्प्यूट्स होते थे, तब जाकर के सोशल एक्शन लिटिगेशन या फिर सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से इस कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ, ओरिजिन हुआ। क्लियर है? यस सर। ग्रेट। उसके बाद इंडिया में हम सभी लोग जानते हैं जस्टिस अय्यर, जस्टिस भगवती की बहुत ही बड़ी देन है जहां पे उन्होंने लोकस स्टैंडाई को फ्लेक्सिबल किया। लोकस स्टैंडाई क्या है उस पे भी हम अभी आएंगे, मैं लिख दे रहा हूं ताकि हम भूले ना। अब इसमें सबसे पहले चलते हैं कि पब्लिक क्या है, व्हाट इज पब्लिक इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी बहुत ही एक अच्छा सवाल है जो कि लोगों को समझना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने तो जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक है क्या? यस सर। पब्लिक का मतलब हो गया एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक बॉडी ऑफ एसोसिएशन जहां पे आप ऐसे इश्यूज को उठाते हैं जो कि सोशल इन नेचर हो सकता है, पॉलिटिकल इन नेचर हो सकता है, इलेक्टोरल इन नेचर हो सकता है, इकोनॉमिकल इन नेचर हो सकता है, एजुकेशनल इन नेचर हो सकता है, लेकिन वहां पे आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। और जहां पे आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप एक समाज के लिए, समाज के हित के लिए कोई भी याचिका दायर करते हैं, कोई भी लिटिगेशन करते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। और जिस समाज के लिए आपने वो लिटिगेशन फाइल किया है वो पब्लिक हो जाएगी। ठीक है? यस सर। और जो कॉज है वो कॉज इंटरेस्ट हो जाएगा कि आखिर आपने ये मुकदमा फाइल क्यों किया है, ये लिटिगेशन फाइल क्यों किया है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इंटरेस्ट हो जाएगा। सर नॉर्मली हम लोग देखते हैं कभी कभी कि जैसे किसी एक ही आदमी ने फाइल कराया, फाइन, तो वो अपना उसने कुछ सोचा, उसने फाइल कराया, तो यहाँ पे सर पब्लिक तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा ना? फाइन।
नहीं नहीं नहीं, तो वो लोग, उसने हाँ, अपनी सोच, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि वो लोग मुकदमा करने नहीं जा रहे। अगर वो लोग मुकदमा करने जाएंगे तो उनका प्राइवेट इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके यानी कि मैं एक बड़े समाज के हित के लिए वहां पे खड़ा हूं मुकदमा लेकर के, और इसी में जो लोकस स्टैंडाई की बात मैंने की यहाँ पे कि लोकस स्टैंडाई मेड फ्लेक्सिबल। तो सर दैट मींस कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है अजम्पशंस पे बेस्ड होती है? नहीं, प्योरली फैक्ट्स और एविडेंसेस पे ही बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुना कि ट्रांसजेंडर पहले सेपरेट जेंडर आइडेंटिटी नहीं थी ट्रांसजेंडर्स को। यस सर। ठीक है, क्या वो मुकदमा कोई ट्रांसजेंडर ने किया? नहीं, वो मुकदमा एक एनजीओ या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, या फिर एक इंस्टीट्यूट ने किया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आस्किंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड राइट्स फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, तो सर नाउ जब सपोज किसी और इंडिविजुअल ने किया तो वो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाउ? फाइन। अब देखो, इसको, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट अभिषेक आज तुम ज्वाइन किए हो इस सेशन को। तो ये, अगर कोई और व्यक्ति मुकदमा दाखिल किया है तो पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे हुआ, ठीक है, यही पूछा है। यस सर। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आई एम वेरी न्यू टू दिस जूम व्हाइट बोर्ड ऑल्सो, तो थोड़ा सा मेरे को शायद मसला फंसे, बट स्टिल आई विल ट्राई। ये रहा, ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, लोकस स्टैंडाई मेड फ्लेक्सिबल। फाइन। यस सर। लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि अगर मैं अग्रीव्ड हूं, मेरे को कोई दिक्कत है, मैं विक्टिम हूं, तो मैं कोर्ट जा सकता हूं। यस सर। फाइन। मेरे बिहाफ पे कोई भी और व्यक्ति जा करके कोर्ट में मेरे लिए मेरे इंटरेस्ट की चीजें नहीं डिमांड कर सकता है, नहीं प्रे कर सकता है। फाइन। यस। अब अगर मैं अपने कॉज के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा तो वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। यस सर। लेकिन अगर मैं लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में जाता हूं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं कि ये समाज ऐसा है जिसपे अभी तक सरकार की नजर नहीं पहुंची, या फिर यहाँ आज भी शिक्षा नहीं है, या यहाँ पे आज भी राशन नहीं है, XYZ, एनी इंटरेस्ट that favors a public at large. Yes sir. I have Soumya Mishra as also in it. Fine, so let me admit her also. तो कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, उसके बाद वो मुकदमे को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। फाइन। ओके सर। यहाँ पे लोकस स्टैंडाई को फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। क्लियर है अभिषेक? यस, क्या सर? लोकस स्टैंडाई को यहाँ पर फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। यस सर। हाँ, कि अब कोई भी व्यक्ति पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर वो व्यक्ति है तो जा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और वो वहां से रिलीफ उसको मिल सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। सर तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ना सर कि अगले को पता कैसे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है ये चीज? ये कॉमन सेंस है। जैसे सपोज करते हैं कि एक स्लम है, ठीक है, वो स्लम में एजुकेशन नहीं है, उस स्लम के पास कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट में कहता है, याचिका दायर करता है कि इस एरिया के लिए एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, तो क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हुआ? हुआ सर। बिल्कुल, बस इसी तरीके से है। इट्स वेरी सॉर्टेड, इट्स वेरी क्लियर कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना कॉमन सेंस लगा करके, जैसे मैंने एक केस फाइल किया माइनर प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट में। यस सर। अब प्रोस्टिट्यूशन एक ऑफेंस है या नहीं है वो एक अलग डिस्प्यूट है, वो हमारे यहाँ के लॉज उस पर साइलेंट हैं, अभी भी तक उस पर कोई लेजिस्लेशन नहीं बन पाया है। पिम्पिंग इज एन ऑफेंस, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन ऑफेंस नहीं है हमारे देश में, ठीक है। लेकिन माइनर प्रोस्टिट्यूट्स जो है, माइनर प्रोस्टिट्यूशन जो होता है वो तो एक ऑफेंस है। फाइन, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है। नाउ आई फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन दैट रिगार्ड। उसके लिए मुझे कोई लॉ नहीं चाहिए था, मुझे कॉमन सेंस चाहिए था कि हाँ, इस देश में
माइनर लड़कियों को ट्रैफिक किया जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, तो उसके अगेंस्ट में एक मुकदमा होना चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट को इसको कॉग्निजेंस में लेना चाहिए. For that purpose, I filed a public interest litigation and I got an order in the favor of public at large. Fine. अब वो जो माइनर प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो तो कोर्ट नहीं आ सकती हैं, पर उनके बिहाफ पे मैं तो जा सकता था. यस सर. यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है. ओके सर, थैंक यू सर, ये अब समझ में आया. बहुत अच्छा, मुझे बड़ा खुशी हुई कि समझ में आया. Now we will come on the drafting of public interest litigation. Fine. Drafting of a PIL. इसमें जो बेसिकली जो सबसे जरूरी चीज है जानने वाली कि जैसे एक रिट पिटीशन हम ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी ड्राफ्ट करते हैं. यानी कि अगर हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ड्राफ्ट करना आ गया तो ऑटोमेटिकली हम रिट ड्राफ्ट करना जान जाएंगे, या फिर अगर हमें रिट ड्राफ्ट करना आ गया तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ड्राफ्ट करना जान जाएंगे. लेकिन उसको समझने से पहले क्या ये पता है कि रिट की मीनिंग क्या है? सर रिट भी एक तरह की पीआईएल ही है सर. नहीं, रिट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ऑर्डर. लिटरली ये मीनिंग है. एग्जैक्टली. ये काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है. हम लोग लॉ पढ़ लेते हैं, वी डोंट नो दिस थिंग दैट रिट लिटरली इट मींस एन ऑर्डर. फाइन. हम क्या पढ़ते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, फिर आपका सर्शोरारी, प्रोहिबिशन एंड को वारंट. यस सर. जनरली जब मैं भी क्वेश्चंस पूछता हूँ लॉ स्टूडेंट से तो यही जवाब आता है कि 5 तरीके की रिट होती है साहब, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरारी, प्रोहिबिशन एंड को वारंट. लेकिन लिटरली रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है. चलो आज तुम्हारे माध्यम से हमारे व्यूअर्स भी जान जाएंगे कि रिट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ऑर्डर, और 5 टाइप्स हैं, वो मीनिंग या डेफिनेशन नहीं है रिट की. फाइन. ओके. होता क्या है ना कि जब हम कोर्ट जाते हैं तो वो हम डिमांड करते हैं, वी डिमांड फॉर अ रिट, एंड जनरली यू मस्ट हैव हर्ड कि फलाना कोर्ट ने फलाना रिट इशू कर दिया. यस सर. तो रिट इशू कर दिया मींस इफ एन ऑनरेबल कोर्ट हैज इशूड अ रिट ऑफ मैंडेमस, दैट मींस इट हैज इशूड एन ऑर्डर ऑफ मैंडेमस. फाइन. So this is how you can also relate कि हाँ रिट की मीनिंग ऑर्डर होती है. बाकी you have ample sources on Google, ample sources on internet, एक बार देख लेना. Yes sir. ये हाँ बहुत ही अच्छा लगेगा when you will come to know कि okay fine, is it so? मैं 5 साल तो मैंने क्या किया मेरे को रिट का मतलब नहीं पता था. This is how it feels जब आपको कुछ नया चीज मालूम पड़ता है. अच्छा, इसके बाद आते हैं कि जब आप पीआईएल ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप लिखते हैं वो होता है टाइटल. फाइन. टाइटल क्या है, मतलब आप किस कोर्ट में जा रहे हैं, टाइटल और कोर्ट. अब चूंकि एक पीआईएल हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी और किसी में नहीं होगी, तो फिर वहां पे आपको लिखना होगा इन दी ऑनरेबल कोर्ट या फिर इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट. सपोज अब हम यहाँ लखनऊ बेंच में और अगर फाइल करते हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो उस हिसाब से हमें लिखना होता है कि इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद having its judicature at Lucknow bench, Lucknow. Fine. ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले लिखना होगा. ये टाइटल सबसे ऊपर आपको लिखना होता है. उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो फिर आपको लिखना होता है रिट पिटीशन नंबर क्या है आपका, ये आपको कोर्ट से मिलता है, और हमें ईयर लिखना होता है कि हम किस ईयर में फाइल कर रहे हैं, और हम इसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं पीआईएल की ये जो रिट है उसका नेचर पीआईएल है. फाइन. हाँ. सर नेचर ऑफ पीआईएल मींस रिट पिटीशन का नेचर पीआईएल है. यहाँ पे जो डब्ल्यूपी लिखा है ना, यस सर, दिस मींस रिट पिटीशन नंबर. यस सर. फाइन. तो रिट पिटीशन नंबर डैश ऑफ 2020
अब ये जो रिट पिटीशन नंबर है ये हमें कोर्ट से मिलता है। हेलो, ओके सर। हाँ, ये जो रिट पिटीशन नंबर है ये हमें कोर्ट से मिलता है, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में PIL लिख देते हैं, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट में ब्रांचेस होते हैं केसेस के, बेल एप्लीकेशन, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन, उसी तरीके से PIL होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये PIL है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कि किस आर्टिकल के वायलेशन में हम यहाँ पे आए हैं। It can be Article 14, it can be Article 19, it can be Article 21, 22, any of the fundamental rights or any legal provision also. Sir, of any act. Any act. यही पे फायदा देखो क्या है, हाई कोर्ट में आप जब रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा होता है। हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे बंधा नहीं है, हाई कोर्ट लीगल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स के ऊपर भी जाता है, उसके ऊपर भी डिसीजंस दे सकता है। फाइन, तो सपोज करते हैं कि मैंने जो फाइल किया राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर के। नाउ आर्टिकल 21A guarantees every child aging 6 and 14 right to education under Article 21A. फाइन, मैंने जो ये रिट फाइल किया है इन द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें आई हैव इंक्लूडेड द 2009 एक्ट एंड 2010 रूल्स एज वेल। फाइन, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जब आप जाते हैं तो यू कैन इंक्लूड बोथ द फंडामेंटल राइट्स एंड द लीगल राइट्स एज वेल ऑफ एनी स्टैट्यूट। नाउ व्हाई एनी स्टैट्यूट? बिकॉज कोई भी जो स्टैट्यूट बनता है, आप हमेशा सुनते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इस लॉ की। यस सर। यानी कि जितने भी कानून हैं उनको वैलिडिटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 ही तो वैलिडिटी देता है। yes, अगर sir. कोई भी लॉ इस लिटमस पेपर टेस्ट में फेल कर जाता है तो वो लॉ अपने आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। फाइन, ओके सर। यस, तो बहुत ही सॉर्टेड है ये पार्ट कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि कौन से लीगल प्रोविजंस या फिर कौन से आर्टिकल्स का वायलेशन हुआ है जिसके अंतर्गत आप इस कोर्ट में आए हैं। उसके बाद आप लिखते हैं पार्टी नेम्स। फाइन, मैं ऐसा करूंगा कि व्हेन आई विल बी शेयरिंग दिस ऑन यूट्यूब, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा जिसमें मैं ड्राफ्ट किया हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पूरी, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो वहां से भी उस रिट की ड्राफ्ट देख पाएगा। तो पार्टी नेम्स में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं, अब वो कौन होती हैं? तो पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट। यस सर। राइट, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट्स के नाम आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे मैं पेटिशनर्स भी कर देता हूँ कि एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक से अधिक लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे अलॉन्ग विद देयर एड्रेस, और फिर उनका एफिडेविट भी देना पड़ेगा उनमें से किसी एक का जो पेटिशनर है। सर देयर इज अ क्वेश्चन, सर पेटिशनर्स ही होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होता होगा सर? ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है? नहीं, ये बहुत ही फिर से एक अच्छा सवाल तुमने पूछा है कि जो पेटिशनर्स हैं, चूंकि वो पेटिशनर्स नहीं आ पाए हैं और एक व्यक्ति आपको पूरे के पूरे पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पेटिशनर भी हो सकता है। नाउ सपोज एक केस है निशांत शेखर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मेरा ही केस है। अब उसमें क्या है कि निशांत शेखर मिश्रा इज फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, यस सर, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एट लार्ज। Even in this Natpurwa prostitution case, the name of the case was Nishant Shekhar Mishra versus State of UP. Why? Because I was representing those minor prostitutes. So Nishant Shekhar Mishra and others versus State of UP नहीं था सर? नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि वो उन लोगों को तो पता ही नहीं ना कि उनके लिए मुकदमा भी हो गया। They were not aware of that also. हाँ, उन्हें नहीं पता। अभी अब आप यहाँ पे लखनऊ बेंच में मुकदमा कर दो कि भाई हरदोई में या फिर बाराबंकी में ये गलत हो रहा है, कोई पॉन्ड है,
कोई तालाब है जिसको इलीगली एक्वायर किया जा रहा है, तो उस तालाब को क्या पता? ठीक है, आपने सुना ना कि एमसी मेहता साहब ने केस कर दिया कि गंगा में बहुत गंदगी है, या फिर इंडस्ट्रीज गंगा में पोल्यूशन को डंप कर रहा है. Yes, No, the industries don't know, neither the Ganga knows. Fine. जब नदी को नहीं पता, अभी हाल में ये केस हुआ था कि नर्मदा को लीगल पर्सन घोषित कर दिया गया था. अब नर्मदा को थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि मैं लीगल पर्सन हूं या नहीं हूं. फाइन. तो यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज देखा जाता है कि किस तरीके से पब्लिक एट लार्ज, वो एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, वो सोशल कॉज हो सकता है, पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल, एनीथिंग. ठीक है. ओके सर. यस सर. हाँ, फिर यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दैट. अगर आप हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट है, तो आप हाई कोर्ट में करेंगे तो फिर आप चीफ जस्टिस को एड्रेस करेंगे. इसमें आप कैसे लिखते हैं, हाउ यू राइट, तो मैं वो भी लिख दे रहा हूं. टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस लिखेंगे, या मैं सीजे लिख दे रहा हूं, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज ऑनरेबल कंपेनियन जजेस. फाइन. यस सर. इस तरीके से आप एड्रेस करते हैं. ये ऊपर का पार्ट में यहाँ से अगर यहाँ मिनिमाइज हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा, कोई नहीं. फाइन. इसके बाद आप लिखते हैं कि इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, और इसके बाद आप यहाँ से पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. यस सर. हाँ, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्ट्स लिखते हैं. अब मैं इतने पार्ट को डिलीट कर देता हूं और अब आता हूं मैं बॉडी ऑफ पीआईएल पे. बॉडी ऑफ पीआईएल विल इंक्लूड 3 थिंग्स: फैक्ट्स, ग्राउंड्स, एंड द थर्ड थिंग इज प्रेयर. तो फैक्ट्स के बारे में तो आप पहले बता चुके हैं. हाँ बिल्कुल. फैक्ट्स हम प्रॉपरली उसको सिंक्रोनाइज तरीके से क्रोनोलॉजिकली हम फैक्ट्स लिखते चले जाएंगे. हम जब फैक्ट्स लिखेंगे तो फैक्ट्स में भी हम बताएंगे कि कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, किस पॉइंट पे हमने क्यों इस फैक्ट को यहाँ पे सबमिट किया है अपने पिटीशन में. ठीक है. जो लैंग्वेज है, तो फैक्ट्स की लैंग्वेज स्टार्ट होती है दैट. ग्राउंड्स की लैंग्वेज स्टार्ट होती है बिकॉज से, और प्रेयर आप पूरा लिखते हैं कि इन द लाइट ऑफ अबव सबमिटेड फैक्ट्स इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली prayed from this honorable court to. अब now you can write here A, B and C. Now suppose अगर आपकी petition की demand है to pass a writ of mandamus, फिर you can continue with this thing कि suppose अगर हम उसी prostitution वाला केस को लेके चले तो pass a writ of mandamus in order to or direct the superintendent of police, senior superintendent of police, to stop such kind of minor prostitution in so and so area. This is also you can write. Fine. Okay sir. Fact का अगर मैं एक यहाँ पे grounds का मतलब क्या है? Grounds का मतलब होता है कारण. See, you are writing because. Now जहाँ because आ गया तो अपने आप it is very clear कि आप कारण बता रहे हैं कि आपने क्यों ये मुकदमा दाखिल किया है. जब आप फैक्ट्स बता देते हैं, और ये फैक्ट्स, ग्राउंड्स और प्रेयर रिट पिटीशन का ही फॉर्मेट है. ठीक है. जब आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हैं या सिविल केस फाइल करते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स और प्रेयर बताते हैं. लेकिन जब आप पिटीशन फाइल करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तब आप फैक्ट्स, ग्राउंड्स और प्रेयर तीनों चीजें बताएंगे. ओके सर. यस. तो यहाँ पे फैक्ट्स जैसे सपोज करते हैं कि that the females of so and so area are not getting proper and equal
justice in their workplace, which is a violation Yes, of sir. Article 14 of the Constitution of India. And it also Yes, sir. simultaneously violates the directive principle of state policy under Article 39 Clause D. Although directive principle of state policy are non-justiciable, but still you can write that thing. अब ये फैक्ट का एक एग्जांपल हो गया. नाउ ग्राउंड में अगर यहीं पे आएंगे तो हम बताएंगे कि बिकॉज the females of so and so area and they are not getting their rights equally in their workplace, hence this petition. Okay, Fine. sir. कि ये petition फाइल क्यों किया गया, और प्रेयर मैंने बता ही दिया. ठीक है. इन सारी चीजों को करने के बाद आपको करना पड़ता है, एफिडेविट बनाना पड़ता है. अब एफिडेविट आई विल शो इन सम अदर वीडियो. ये क्योंकि फिर वो कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा. सबके लिए अलग अलग एफिडेविट बनता है. एफिडेविट में आपको पेटिशनर की डिटेल लिखनी होती है, उसका नाम, एज, रिलीजन, एड्रेस, सन ऑफ, एवरीथिंग. एंड देन वो एक स्वेयर करता है, कसम खाता है कि जो भी चीजें हमने लिखी है पेटिशन में वो सही है, और फिर उसको वैलिडेट किया जाता है थ्रू हिज लॉयर. दिस इज व्हाट इज एफिडेविट इज ऑल अबाउट. तो इस तरीके से यू ड्राफ्ट अ पीआईएल. एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? अभिषेक and Divya is also here. No, sir. Any question? Great. No, sir. Fine. So thank you so much for joining this session. And I hope ये session मैं इसी तरीके से surprisingly लेता रहूँगा. I'll be just broadcasting the message or I'll be putting it on my status कि हम ये बताने जा रहे हैं. So those who are interested, they can join, and I'll be recording the same and posting it on the YouTube. Thank you all for joining. Bye.